Hello friends, welcome to my channel Self Butterfly. This is पोर्शा चावलाबान, योर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, और DSM-5 में जनरल क्राइटेरिया क्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, और फिर हम देखेंगे कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्यों है, कॉजेज़ क्या हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं DSM-5 में वो भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्सनालिटी रेफर्स टू एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर दैट डिफाइन द पर्सन एंड डिस्टिंग्विश हिम और हर फ्रॉम अदर पीपल। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या चीज़ जुदा करती है, कुछ तो है जो यूनिक है, कुछ तो है जो हमारा अपना है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा अंदाज है। तो पर्सनालिटी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं हमारे बिहेवियर के और थिंकिंग के जो हम एग्जिबिट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये जिनके साथ हम चलते हैं जीवन में। अब ये जो पैटर्न्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, और लोगों के बारे में हम कैसे सोचते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, ये हम कहते हैं कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, कभी हम कहते हैं कि देखो ये शाय है, कोई कहते हैं कि गुस्से वाला है, कोई कहते हैं एमिएबल पर्सनालिटी है। तो काफ़ी सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अलग अलग ट्रेट्स बता रहे हैं, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जो वो इंसान यूजुअली अपनी लाइफ में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में वो दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, बताता है, और इसी से हम डिफ़ाइन करते हैं उसकी पर्सनालिटी कि ये उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शख्सियत कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, मराठी में व्यक्तिमत्व कहते हैं। अब ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पैटर्न्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कभी कभी डिसऑर्डर्ड हो सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को डिसऑर्डर्ड बोल रहे हैं, यानी एक लीक पर चल रहा था, एक तरीके से एक इंसान चल रहा है, उसका व्यवहार है, स्वभाव है, अब वो कुछ थोड़ा डिविएशन उसमें आ सकता है। जब हम बोलते हैं कि एंड्योरिंग पैटर्न्स, मतलब ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो अमूमन हर परिस्थिति में इंसान उस तरह से ही वैसा वो बिहेव करता है। जैसे हम कहते हैं कि ये इंसान तो गुस्सैल है, या ये इंसान तो बहुत शांति प्रिय है, यानी अक्सर वो सिचुएशंस कैसी भी रहें, कोई एक का छोड़ के अक्सर वो वैसा रहता है। तो ये हम कहते हैं एंड्योरिंग पैटर्न है इसका। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे आप अलग अलग ट्रेट्स बता सकते हैं एक इंसान के बारे में। तो जब ये एंड्योरिंग पैटर्न्स बिहेवियर के और इमोशन के कभी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आने लग जाए हमारी लाइफ में, यानी इनसे हमें तकलीफ़ होने लग जाए, इनसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ने लगे, और जिससे हम और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स भी नहीं अच्छे से रख पा रहे हैं, अपना काम धंधा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ आने लग जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो डिसऑर्डर्ड हो गई है, डिसऑर्डर्ड है ये, यानी ऑर्डर में नहीं है। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे हमने बात किया, एंड्योरिंग कलेक्शन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफन एसोसिएटेड विद कंसिडरेबल पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसरप्शन। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है डिसरप्शन, डिसरप्ट हो गया है, यानी एक तरह से एक कहेंगे रुकावट सी आ गई है, या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। कौन से हिस्सों की? पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ, ये यहाँ पर डिसरप्ट हुई है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये इनफ्लेक्सिबल और परवेजिव होते हैं काफ़ी सिचुएशंस में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मेन रीज़न इसका ये है कि ये ईगो सिंटोनिक है। ईगो सिंटोनिक मतलब हमारे ईगो इंटीग्रिटी के साथ ये कंसिस्टेंट हैं, कि ये इंसान कहता है कि मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही नेचर है, और मैं ऐसा ही हूँ, और वो इस चीज़ को अपने खुद की जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसके साथ ये इंटीग्रेट कर लेता है, यानी उसके अहम में, उसके ईगो में ये शामिल हो जाता है। तो उसको लगता ही नहीं है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, उसको लगता ही नहीं है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो उसके जीवन में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा कहें कि हम जो ऑक्यूपेशनल हमने डिस्ट्रप्शन की बात की, सोशल और पर्सनल डिस्ट्रप्शन की बात की, इसके लिए वो जिम्मेदार दूसरों को समझता है, खुद को नहीं समझता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो ईगो सिंटोनिक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर कोई शिकार है डिप्रेशन का, या किसी को एंग्जाइटी है, उसको समझ में आता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, और इसके लिए वो दूसरों की मदद भी लेता है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा काउंसलिंग के लिए, और वो समझता है कि उसको तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ से वो बाहर आना चाहता है, परेशान है,
तो हम बोलते हैं ईगो डिस्टोनिक, यानी मुझसे अलग कोई प्रॉब्लम है, मुझसे अलग कोई सिचुएशन है जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे उससे निजात चाहिए। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वैसा नहीं होता है। तो ये बहुत समझने की चीज़ है यहाँ, ये बहुत मुख्य कारण है कि जिस वजह से इसके डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आती है। और ये भी समझने की बात है कि जिसकी वजह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति जो है वो कभी किसी की हेल्प के लिए नहीं जाता है, ये इसी वजह से होता है। फिर आता है कि ये जो बिहेवियर है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का बिहेवियर पैटर्न ही है जिसकी वजह से इंसान को तकलीफ हो रही है। ये मैल अडेप्टिव है कोपिंग स्किल्स, इसमें कोपिंग स्किल मैल अडेप्टिव हो जाते हैं एंड में लीड टू पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट इंड्यूस एक्सट्रीम एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस और डिप्रेशन। क्योंकि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां जो हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स में आ रही हैं, आपके ऑफिस में आ रही हैं या आपको सोशल लाइफ में आ रही हैं, उससे आप बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाते हो, झेल नहीं पाते हो, उनसे बाहर नहीं आ पाते हो, जिस वजह से फिर इन रिज़ल्ट आपको और तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, या हम डिस्ट्रेस फील कर सकते हैं, दुख महसूस कर सकते हैं। These behavior patterns are typically recognized in adolescence, क्योंकि आप जितने भी पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, आप देखेंगे कि मोस्टली वो एडोलसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में, बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड में ये स्टार्ट हो रहे हैं। और कभी कभी बचपन में कभी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, उस वजह से ट्रॉमा है, जैसे अब या हम आगे कॉजेज़ देखेंगे तो उसमें देखेंगे, उस वजह से भी हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इस पर बुरा असर पड़ता है, जिससे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। An estimated 6% to 10% of the general population are believed to have personality disorders. ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि यूजुअली एक जनरल पॉपुलेशन अगर हम लेते हैं तो 6 से 10% लोग हैं जो जनरल पॉपुलेशन के, जो डिजीज़ नहीं हैं, उनमें भी कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है जनरल क्राइटेरिया फॉर अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर DSM-5। जैसा कि आप जानते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 जो है ये लेटेस्ट है, और इसमें जो जनरल क्राइटेरिया दिया गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वो इस तरह से है कि एन इंड्योरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर दैट डिविएट्स मार्केडली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स कल्चर। दिस पैटर्न इज मैनिफेस्टेड इन 2 or more ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ए क्राइटेरिया में ये बताया गया है कि कैसे हमारा जो अंदरूनी एक्सपीरियंस है, जो हमारा इनर एक्सपीरियंस का है, अक्सर हम जिस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, और जो हमारा बिहेवियर है वो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनसे हटकर, या हमारे कल्चर में जैसा है उससे हटकर हो जाता है। तो दो या उससे ज़्यादा में रहता है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके। पहला है कॉग्निशन, यानी कि किस तरह से हम खुद के बारे में खुद को परसीव करते हैं, अपने स्व को किस तरह से हम खुद को इंटरप्रेट करते हैं, दूसरों को या इवेंट्स को, यानी मैं किस तरह से चीज़ों को समझ रही हूँ, सोच रही हूँ, बता रही हूँ, वो अगर और लोगों से अलग है, डिफरेंट है, ऑड है, बिजार है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्राइटेरिया है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए मीट हो रहा है। सेकंड आता है अफेक्टिविटी। अफेक्टिविटी मतलब भावनात्मक स्तर कैसा है इंसान का, इसकी जो रेंज है, इंटेंसिटी है, लायबिलिटी है, अप्रोप्रिएटनेस है, इमोशनल रिस्पॉन्स की, वो यूजुअली अक्सर जैसी होनी चाहिए एक आम इंसान में उससे डिफरेंट है। जैसे समझिए कि किसी की डेथ हुई है, अब वो डेथ होने पर या अक्सर कोई बुरी इवेंट होने पर लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो रहा है तो आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई खुशी की बात है और कोई बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, इतना अच्छा बात हुआ है, तो भी वो खुश नहीं हो रहा है, या अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है लेकिन अप्रिशिएट मिलने पर भी उसको खुशी नहीं हो रही है इतनी। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं किसी में। तो हम देखते हैं कि ये अजीब सी बात है कुछ, ये यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो किसी भी कल्चर में या अक्सर यूजुअली जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है वो नहीं रहता है, तो हमको लगता है कि ये डिविएशन है ये। और ये अगर एंड्योरिंग पैटर्न है, एक आधी बार ऐसा हुआ है तो उसको नहीं समझेंगे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बट अक्सर ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, या ऐसा ही है ये इंसान, तो फिर ये थोड़ी देखने की बात है। तीसरी आती है इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। जैसा हमने पहले बात किया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब उसका जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ है वो डिसरप्ट हुआ है उसके बिहेवियर की वजह से। तो ये हम देख रहे हैं कि इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, दो लोगों का आपस में जो बातचीत है या उनका जैसा फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है। और इम्पल्स कंट्रोल, वो अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।
यानी अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक चीज़ करनी है और वही उसको करनी है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, रैशनलाइज नहीं कर रहा है कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, तो इच्छा उत्पन्न हुई, उत्तेजना हुई और उसने वो काम करना है, दैट इज़ इम्पल्स। तो इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इन चारों में से 2 या 2 से ज़्यादा हैं अगर, तो ये ए क्राइटेरिया मीट हुआ। फिर बी क्राइटेरिया है द एंड्योरिंग पैटर्न इज इनफ्लेक्सिबल एंड परवेजिव अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल एंड सोशल सिचुएशंस। पर्सनल और सोशल सिचुएशंस में हम देखते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल है और परवेजिव है, व्याप्त है हर तरीके से, हर तरफ, और बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं है, इस तरह से ही वो ऑपरेट कर रहा है। तीसरा कि एंड्योरिंग पैटर्न लीड्स टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस मतलब छोटा मोटा दुख तो हर किसी की लाइफ में रहता है, कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, वो दुख की बात नहीं, वो थोड़ा बहुत दुख अगर कोई सिचुएशन हुई है तो होगा। लेकिन बहुत ऐसा डिस्ट्रेस हो जाना कि इंसान बेड से ही नहीं उठ पा रहा है, या लाइफ में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल डील ही नहीं कर पा रहा है कि चीज़ों से, या इम्पेयरमेंट होना यानी ठीक तरह से काम नहीं कर पाना अपने सामाजिक रूप से, ऑक्यूपेशनल लेवल पर, या दूसरे एरियाज़ जो है लाइफ के वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ये एक बात हुई। डी द पैटर्न इज स्टेबल एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। पैटर्न स्टेबल है, टिका हुआ है, बराबर है और बहुत लंबे समय से है, और ये हम देखेंगे कि एडोलसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में शुरू हुआ है, तो ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। The enduring pattern is not better accounted for as a manifestation or consequence of another mental disorder. ये जो पर्टिकुलर इसको प्रॉब्लम हो रही है पर्सन को, ये किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हो रही है। यदि किसी और डिसऑर्डर की वजह से हो रही है तो उसमें अकाउंट करेंगे इसको हम। तो हम हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जब DSM क्राइटेरिया को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे ये वाला जो पॉइंट है वो हर उसमें आएगा। और द इंड्योरिंग पैटर्न इज़ नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और जनरल मेडिकल कंडीशन। तो सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि कोई किसी ने ड्रग्स लिए या कोई मेडिकेशन ली, उस दवा के असर से या उस ड्रग्स के असर से इसके पर्सनैलिटी में चेंज आया है तो वो हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। या किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हुई है, मेडिकल कंडीशन जैसे कि हेड इंजरी हुई, अब हेड इंजरी से पर्सनैलिटी में चेंजेस आने की संभावना रहती है, क्योंकि समझिए कि जैसे ब्रेन का कोई वायरिंग है वो हिल गया है, लूज़ हो गया, तो आपका व्यवहार में चेंज आएगा, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट नहीं होता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हमने देखने हैं, चेक करने हैं उसके बाद ही। और एक चीज़ और कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर खुद से डायग्नोज ना करें, रादर कोई भी डिसऑर्डर हो खुद से डायग्नोज ना करें। दिस इज़ फॉर स्टडी पर्पस, कम्प्लीटली फॉर स्टडी पर्पस है ये आपका ट्यूटोरियल। और आगे जो आने वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी मैं DSM-5 क्राइटेरिया डिस्कस करूँगी, उसके साथ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन भी आपको बताऊँगी और कॉजेज़ और ट्रीटमेंट की भी हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स रहेंगे तो सारे उसमें मैं ये पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। और अब आता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आखिर होता क्यों है, वाई इन द फर्स्ट प्लेस दिस डिसऑर्डर इज़ हैपनिंग, बिकॉज हम हमेशा ज़रूर देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं किसी भी डिसऑर्डर के। तो पहला है जीन्स, जो जीन्स में या तो आया है और जीन्स के लिए स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है और ऐसा पाया गया है कि एक माल फंक्शनिंग जीन तो है जो आइडेंटिफाई किया गया है जो OCD के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और other researchers are exploring genetic links to aggression, anxiety and fear traits that can play a role in personality disorders. चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, एक काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं जिनसे ये पाया गया कि बचपन में किसी के कोई ट्रॉमा रहा, कुछ नेगेटिव घटना घटी, किसी का कुछ चाइल्ड को सेक्सुअल ट्रॉमा, चाइल्ड का फिज़िकल एब्यूज़, या फिर चाइल्ड को निगलेक्ट किया गया हो, या कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसने अगर देखी है या एक्सपीरियंस की है तो उसका असर उसकी पर्सनैलिटी पे ज़रूर पड़ता है। और पॉसिबिलिटी है कि अर्ली एडल्टहुड में उसको पर्सनैलिटी में हम उसके कुछ डिसऑर्डर्स देखें। वर्बल एब्यूज़ भी देखा गया है कि एक रीज़न होती है कि बार बार किसी को अपशब्द बोलना, बचपन में उसने बहुत कुछ सुना या यंग एज में एडोलसेंस में, तो सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाती है। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा किसी को पैम्पर किया जाए बच्चे को तो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेशली लेकिन जिन बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है, वर्बली अब्यूज़ किया जाता है, भला बुरा कहा जाता है, वो बच्चे ऐसा देखा गया है कि उनको ये बॉर्डर लाइन नार्सिसिस्टिक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव या पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
हाई रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज, टेक्सचर एंड अदर स्टिमुलाई में ऑल्सो प्ले अ रोल। तो ये देखा गया है कि एक स्टडी थी जिसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऑर्फन एज में थे और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर केयर नहीं मिला। तो वो बच्चे किस तरह के होते हैं, वो शाय, टिमिड, एंक्शियस होते हैं और लाइट सेंसिटिविटी बहुत रहती है उनकी, क्योंकि नॉर्मल चाइल्डहुड उनको मिला नहीं। तो एक उनकी कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हुई। तो ये भी एक रीज़न है। पियर्स, certain factors can help prevent children from developing personality disorders। जैसे अगर strong relationship हो आसपास, उसके अच्छे friends हों, अच्छे teachers हों, तो फिर बहुत हद तक हम देखते हैं कि उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है। एक कहते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी थी उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप करने की, वो काफ़ी हद तक हम उसको शांत कर सकते हैं, केटर कर सकते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है एक अच्छी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। फिर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं जो हमारे DSM-5 में लिस्टेड हैं। DSM-4 TR में जो थे वही DSM-5 में भी हैं, कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए, बहुत सारे इस पर डिबेट्स हैं कि आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या कौन से हमें रिगार्ड कर देने चाहिए, बिल्कुल निकाल देने चाहिए। बट अल्टीमेटली ये डायग्नोसिस वैसे का वैसे ही रहा और ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो DSM-5 में भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे 3 क्लस्टर्स में। 3 ग्रुप्स हैं बेसिकली, उनको हम कहते हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में हम देखते हैं पीपल हु ऑफन अपीयर ऑड एंड एसेंट्रिक, अजीबोगरीब विचित्र प्राणी हैं जो, ऐसा हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, अलग हैं, कुछ डिफरेंट है उनमें। उसमें 3 आते हैं, पैरानॉइड, स्किज़ोइड एंड स्किज़ोटिपल। पैरानॉइड जो है वो मतलब शक करते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं, और स्किज़ोइड होते हैं जो सोशल रिलेशनशिप से काफ़ी डिटैच्ड हैं और उनका इमोशंस को एक्सप्रेस करने का काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड इमोशन एक्सप्रेशन है। और स्किज़ोटिपल में हम देखते हैं डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप्स, कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, एसेंट्रिसिटीज़ ऑफ बिहेवियर। तो ये एक्चुअली जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम है उसमें भी ये आते हैं, स्किज़ोइड और स्किज़ोटिपल। लेकिन हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया से अलग हैं ये। स्किज़ोफ्रेनिया में जिस तरह फुल ब्लोन डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन तो है, जो हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो प्री मॉर्बिड होता है ये, बट दैट डिपेंड्स। क्लस्टर बी इंक्लूड्स पीपल हु ऑफन अपीयर ड्रामेटिक, इमोशनल और इरैटिक। तो इसमें जो कीवर्ड है हमको जिसका ध्यान रखना है वो है ड्रामेटिक, इमोशनल और इरैटिक। नाटकीयता है, इमोशनल है, ओवरली इमोशनल है, ड्रामेबाज कह सकते हो आप इनको। और 4 तरह का है इसमें, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक। एंटी सोशल में डिसरिगार्ड फॉर एंड फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, यानी स्व को ही ये महत्व देते हैं, इनके लिए दूसरे की कोई जगह नहीं है। और एंटी सोशल ये साइकोपैथिक टेंडेंसीज रखते हैं। बॉर्डर लाइन के अंदर हम बात करते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी रहती है, और यानी काफ़ी इनके रिलेशनशिप्स में अपहीवल्स रहते हैं, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। इनकी जो सेल्फ इमेज है, इमोशंस हैं, कंट्रोल है इम्पल्सिस पे, वो काफ़ी डगमगाया हुआ रहता है। हिस्ट्रियोनिक में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अटेंशन सीकर्स हैं, दे वांट टू बी एट द सेंटर स्टेज ऑलवेज, कि मुझे पूछो, मैं महान। नार्सिसिस्टिक में भी यही है, ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी, बिल्कुल भी दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं रखते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ होती रहे, और ख़ुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, दूसरे से बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी है एंक्शियसनेस, ये फियरफुलनेस, कि बहुत डरे हुए रहते हैं, एंक्शियस रहते हैं, वरिड रहते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। इसमें है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। अवॉइडेंट जब हम देखते हैं यानी ये सोशल इनहिबिशन है, लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते क्योंकि डर लगता है कि कोई मुझे क्रिटिसाइज़ ना कर दे। खुद को कम समझते हैं, कम आंकते हैं, और कोई अगर गलती से इनका मतलब बिल्कुल कुछ गलती बता दी इनकी, क्रिटिसाइज़ किया, इवेलुएट किया, बहुत ये उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, बहुत इनको टच हो जाता है। फिर है डिपेंडेंट,
ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इनको लाड किया जाए, केयर किया जाए, और बहुत इमोशनली डिपेंडेंट भी रहते हैं, और ये इसीलिए क्लिंगिंग और सबमिसिव बन जाते हैं। हर किसी की बात मानते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ अ पर्सन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में हम देखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म चाहते हैं, ऑर्डरलीनेस चाहते हैं हर चीज़ में, और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े उनको कि मुझे चेंज करना है, चेंज लाना है, तो बिल्कुल नहीं। रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या कौन कौन से हमारे क्लस्टर्स हैं। एक एक करके मैं सारे क्लस्टर्स के ऊपर आपको आगे लेक्चर्स देने वाली हूँ। क्लस्टर ए के यानी हर हमारे जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके ऊपर मेरा एक वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको DSM-5 क्राइटेरिया भी बताऊँगी और कॉजेज़ बताऊँगी, ट्रीटमेंट भी बताऊँगी, इसके साथ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन भी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन और उनका जनरल क्राइटेरिया। आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ तीनों क्लस्टर्स के सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए इसको, और कमेंट कीजिए आप आगे और कौन से साइकोलॉजी के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।